हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से टॉपिक इंफ्रारेड हीटिंग ऑफ फूड को डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक नेट एग्ज़ाम के यूनिट 1 से लिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस एक मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व स्टरलाइज कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस एक ओल्डेस्ट मेथड है जिससे हम हीट ट्रीट कर सकते हैं किसी भी फूड को। ये एक ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड है जिसमें हम फूड प्रोडक्ट को एक्सपोज करवाते हैं टू इंटेंसिव सनलाइट। तो उसके कारण क्या होता है, सनलाइट के कारण जो मॉइस्चर कंटेंट है फूड का वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने के कारण जो शेल्फ लाइफ है फूड की वो बढ़ जाती है। एंड जो IR रेडिएशंस होती हैं उसके कुछ एडवांटेज होती हैं कन्वेक्टिंग हीटिंग के ऊपर। ये जो IR रेडिएशंस है इनका हीट कोफिशिएंट हाई होता है एंड जो पीरियड होता है, प्रोसेस का जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है एंड एनर्जी की जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है। जो IR रेडिएशन इक्विपमेंट्स होते हैं वो कम्पैक्ट एंड ऑटोमेटेड होते हैं विद हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स उन पे लगे होते हैं। IR रेडिएशंस को इंफ्रारेड IR भी बोला जाता है एंड ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल लाइट से। अब डिस्कवरी किसने की थी इंफ्रारेड रेडिएशंस की? इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिस्कवर किया था 1800 ईस्वी में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर कॉल्ड विलियम हार्शल्स ने। विलियम हार्शल्स टेम्परेचर को मेज़र कर रहे थे, सनलाइट के टेम्परेचर को मेज़र कर रहे थे जो कि स्प्लिट हो रहा था एक स्पेक्ट्रम के बीच में से। He found that higher temperature were felt beyond the visible red region of the spectrum, which is measured using a thermometer. तो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं हीट के लिए। तो उन्होंने उन रेज का नेम रखा कैलोरीफिक रेज, मतलब कि हीट जनरेटिव। बाद में इस कैलोरीफिक रेज का नेम 90th सेंचुरी में इंफ्रारेड रखा गया। इंफ्रा मीन्स बिलो। नेक्स्ट इज वेयर इज इंफ्रारेड फाउंड। इंफ्रारेड रेडिएशंस कहाँ होती हैं? कोई भी वार्म ऑब्जेक्ट है वो इंफ्रारेड रेज को एमिट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सन है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ में जो भेजता है। तो अर्थ में इंफ्रारेड रेडिएशंस आने की वजह से तो जो अर्थ के मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं एंड एक्साइटेड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो वार्म अप हो जाती है, मतलब कि अर्थ है जो हीट अप हो जाती है। अर्थ की जो सारी बॉडी है वो हीटेड अप हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से। ये एक एग्जांपल है कि किसी भी वार्म ऑब्जेक्ट द्वारा जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो एमिट की जाती हैं। हाउ डज इंफ्रारेड रेडिएशंस वर्क? इंफ्रारेड रेडिएशंस वर्क कैसे करती हैं? मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो वार्म ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो वो एमिट की जाएंगी। इंफ्रारेड रेडिएशंस इज अ हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स heated, it gain energy as a result of which the atoms and molecules move and vibrate and radiate infrared, which is heat. Objects that are not enough to radiate visible light will radiate infrared. When infrared waves touch a surface or fall on any surface substance, object heat energy is released. This heat energy is not dependent on the temperature of the surrounding. Example of infrared heat radiations: heat from the sun, heat from fire, heat from radiator. यहाँ पे वही बात बताई गई है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस वर्क कैसे करती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एमिट की जाती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब वो एमिटेड रेज जाके किस सरफेस पे, किस सबस्टांस पे लगती हैं, वो सबस्टांस में क्या होगा, जिस सरफेस पे वो जाके फॉल होंगी रेडिएशंस, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो सबस्टांस हीटेड अप हो जाएगा, ठीक है।
इसकी गुड एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि हीट फ्रॉम द सन, हीट फ्रॉम फायर एंड हीट फ्रॉम रेडिएटर। जो हीट एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर एंड सराउंडिंग के ऊपर। इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे डे टाइम हमारी जो अर्थ है वो हीटेड अप हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से। शाम के टाइम क्या होता है, रात के टाइम जब सन डाउन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी अर्थ है वो अमिट करना स्टार्ट करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ बिल्कुल कूल डाउन हो जाती है, रात के टाइम पे ठंड होती है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो स्प्रेड हुई हैं एक बैंड में, जैसे कि एक स्पेक्ट्रम में, जिनकी वेवलेंथ है 0.75 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक। तो वो स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड हुई हैं। सेंसर्स हैं जो वेरी सेंसिटिव होते हैं, वो उन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ को तो डिटेक्ट वो कर लेते हैं, बट सबको वो डिटेक्ट नहीं कर पाते सारी रेडिएशंस को। सो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है और ये सारे सेक्शंस की अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। द डिफरेंट डिवीजन ऑफ इंफ्रारेड रीजन एज फेलो एंड दे आर मोस्ट कॉमन सब डिवीजन स्कीम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्सरेज, नियर इंफ्रारेड, ऐसे अलग अलग जो है हमारे पास पोर्शन होंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, जिनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। तो ये डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नियर इंफ्रारेड जो रीजन है वो विजिबल रेड रीजन के नियर होता है। इसको यूज़ किया जाता है ऑप्टिक कम्युनिकेशन एंड लाइट विजन डिवाइसेस में। इट आल्सो यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, एस्ट्रोनॉमी, रिमोट मॉनिटरिंग, मटेरियल साइंस, मेडिकल फील्ड एंड एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। जो नियर इंफ्रारेड रेज हैं इनकी वेवलेंथ 0.75 से 1.4 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड। ये जो शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड हैं इन्हें यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन में, एंड इनकी वेवलेंथ की रेंज 1.4 से 3 माइक्रोमीटर तक होती है। इन्हें यूज़ किया जाता है SWIR कैमरास में, नाइट विजन गॉगल्स में, एंड ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं मिलिट्री पर्पस के लिए। Next is mid wavelength infrared. This is used in guided missile technology, infrared spectroscopy, communication, chemical industry and wavelength इसकी 3 से 8 माइक्रोमीटर तक होती है। एप्लीकेशंस इनकी कहाँ पे हैं? एस्ट्रोनॉमी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, एंड जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें, कम्युनिकेशन, केमिकल इंडस्ट्री में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग वेवलेंथ infrared. Long wavelength infrared. This is the thermal infrared region and used to detect thermal emission that require no illumination from other sources. ये एक थर्मल इंफ्रारेड रीजन है जिसको यूज़ किया जाता है थर्मल एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए, दैट रिक्वायर नो इल्यूमिनेशन फ्रॉम अदर सोर्स। दिस फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इनकी जो वेवलेंथ है वो 8 से 15 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट इज फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड को यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड लेजर्स में, एस्ट्रोनॉमी, इंफ्रारेड सोनसेंस में, एंड एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 15 से 1000 माइक्रोमीटर तक होती है। ये हमारे स्ट्रेंथन करती हैं इम्यून सिस्टम को। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की? जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं इन वैक्यूम, हाई स्पीड में। वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं बिल्कुल हाई स्पीड में। इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती हैं थिक फॉग में से, थिक स्मोक में से, डस्ट में से, एंड अदर पार्टिकल्स थ्रू विच विजिबल लाइट कैन नॉट ट्रेवल। जिसमें से विजिबल लाइट नहीं ट्रैवल कर सकती, उन सारे पार्टिकल्स सबस्टांसेस में से इंफ्रारेड रेडिएशंस है जो ट्रैवल कर सकती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस हीट अप कर देती हैं ऑब्जेक्ट को व्हेन दे फॉल। ये मैंने आपको बताया कि जब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस फॉल होती हैं किसी सबस्टांस के ऊपर तो मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाते हैं, तो बॉडी है जो हीट अप हो जाती हैं।
infrared rays can be absorbed and reflected depend upon the nature of substance they fall on। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड रेज थी वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, तो बाद में वो सब्सटेंस उन रेज को अमिट करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस दे फॉल इन। ठीक है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है विजिबल लाइट एंड शॉर्टर देन माइक्रोवेव से। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है आईआर रेडिएशंस के? हाई हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है इनकी, हाई हीट पेनिट्रेशन है जो डायरेक्टली हो जाती है प्रोडक्ट में, प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो एयर सराउंडिंग होगा सब्सटेंस का जिसमें ये फॉल कर रही हैं वो हीट अप नहीं होगा, सिर्फ वही एक बॉडी है जो सब्सटेंस है वही हीट अप होगा जिसमें ये जाके फॉल कर रही हैं। सोर्सेस क्या हैं इंफ्रारेड हीटिंग के? टू कन्वेंशनल टाइप ऑफ इंफ्रारेड रेडिएटर्स यूज़ किए जाते हैं हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिक और गैस फायर्ड हीटर। ये टू टाइप ऑफ आईआर हीटर्स हैं, जनरली 3 टेम्परेचर रेंज में फॉल करते हैं। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रिक और गैस फायर्ड जो हीटर हैं इनके 3 टेम्परेचर होते हैं, 343 से 1100 डिग्री सेल्सियस फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिक आईआर के लिए, एंड 1100 से 2200 डिग्री सेल्सियस फॉर इलेक्ट्रिक आईआर के लिए ही ओनली। एंड आईआर टेम्परेचर है जो वो टिपिकली यूज़ किया जाता है 650 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है इसको प्रिवेंट करने के लिए चेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जो आईआर टेम्परेचर है टिपिकली इतना यूज़ किया जाता है चेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ गैस हीटर है जो वो हायर होती है, वाइल द ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो चीपर होती है देन दैट द इलेक्ट्रिक इंफ्रारेड सिस्टम। इलेक्ट्रिकल इंफ्रारेड हीटर्स पॉपुलर हैं बिकॉज इनकी जो इंस्टॉलेशन कंट्रोलेबिलिटी होती है एंड इनकी जो एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस प्रॉम्प्ट हीटिंग रेट एंड क्लियर फॉर्म ऑफ हीट। Electric infrared emitter also provide flexibility in producing the desirable wavelength for particular application। जो ये इलेक्ट्रिकल इंफ्रारेड emitter होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर वेवलेंथ प्रोड्यूस करके पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। इन जनरल जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिक आईआर हीटर की उसकी रेंज होती है 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। जो गैस फायर्ड आईआर हीटर है उसकी 30% से 50% तक उसकी है जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है। द स्पेक्ट्रल रीजन सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग रेंजेस फ्रॉम 1.17 एंड 5.4 म्यूमीटर विच कॉरस्पॉन्ड टू 260 टू 2200 डिग्री सेल्सियस। जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिक आईआर हीटर की वो 40% से 70% होती है, वाइल द जो गैस फायर्ड आईआर हीटर है वो 30% से 50% तक होती है उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। Infrared radiations is transmitted through water at short wavelength, whereas at long wavelength it is absorbed at the surface। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो हम ट्रांसमिट होती है थ्रू वाटर एट शॉर्ट वेवलेंथ पे, बट ये लॉन्गर वेवलेंथ में अब्जॉर्ब होती हैं जिस भी सरफेस पे ये अब्जॉर्ब हो रही हैं। जब हम फूड को ट्रीट करते हैं आईआर रेडिएशन से तो फूड कंपोनेंट के साथ आईआर रेडिएशंस की क्या इंटरेक्शंस होती हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ आईआर रेडिएशन ऑन ऑप्टिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल इज़ क्रूशियल फॉर द डिज़ाइन इन एन इंफ्रारेड हीटिंग सिस्टम एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थर्मल प्रोसेस ऑफ फूड कंपोनेंट। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा of such mixture originate with the mechanical vibration of molecule or particular molecular aggregate within a very complex phenomena is overlapping। जो ऑप्टिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फूड मटेरियल की
उनके हिसाब से जो इंफ्रारेड हीटिंग सिस्टम है उसको डिज़ाइन करना थोड़ा क्रूशियल होता है। एंड जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है इन मिक्सचर्स में वो ओरिजिनेट होता है विद द मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जब वो एग्रीगेट कर जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड ओवरलैपिंग, उस फिनोमिने को ओवरलैपिंग बोला जाता है। द टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी अब्जॉर्प्शन, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की रेंज है उन्होंने अब्जॉर्ब की है। जैसे कि चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग द वेवलेंथ ऑफ 0.2 से 0.7 माइक्रोमीटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जो चेंज हो रही है तो उन्होंने 0.2 उस सबस्टांस ने 0.2 से 0.7 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व किया है, जो कि विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेज है। अगर वाइब्रेशनल स्टेट है जो चेंज हो रही है तो उस सबस्टांस ने 2.5 से लेके 1000 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ को जो ऑब्जॉर्ब किया है। अगर रोटेशनल स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ चेंज हो रही है अबव 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये 3 टाइप्स की वेवलेंथ बताई गई है कि इनसे आप है जो पता कर सकते हो कि कौन सी रेडिएशंस ने आके उनको हीटेड अप किया है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है आईआर रेडिएशंस की? मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर नॉन फूड यूजेस, जो नॉन फूड आइटम्स होती हैं, जैसे कि रैपिड ड्राइंग ऑफ ऑटोमोबाइल पेंट एंड ड्राइंग इन द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए आईआर रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। फॉर पेपर ड्राइंग के लिए आईआर माइक्रोवेव को यूज़ किया जाता है। इसके कारण क्या होता है? सुपीरियर प्रोसेस कंट्रोल एंड इकोनॉमी। आईआर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्ग underestimated in the food field. Despite its great potential, most applications of IR radiations with the area of food came during the इतने में। अच्छा ठीक है, तो जो आईआर रेडिएशंस थी उनको पहले तो ज़्यादा फूड फील्ड में यूज़ नहीं किया जाता था, बाद में इनको 1970 से लेके यूज़ किया जाने लगा फूड में। एप्लीकेशंस ऑफ आईआर रेडिएशंस इन फूड प्रोसेसिंग मेनली इन द फॉलोइंग एरियाज। आपको मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन और ड्राई करने के लिए किसी भी फूड प्रोडक्ट को आईआर रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, किसी भी फूड प्रोडक्ट को, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उस प्रोडक्ट का वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है जो बढ़ जाती है। पैथोजेंस है जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं आईआर रेडिएशंस के वेवलेंथ पर। बेकिंग, कुकिंग, ब्लांचिंग, रोस्टिंग के लिए भी आईआर रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। एंड पैथोजेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इवन डाई हो जाते हैं आईआर रेडिएशंस ट्रीटेड फूड्स में। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा कि आईआर रेडिएशंस क्या होती हैं, कैसे ये अमिट होती हैं, आईआर रेडिएशंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं, एंड डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं आईआर रेडिएशंस के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईआर रेडिएशंस, एंड बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं आईआर रेडिएशंस के। उसके बाद हमने पढ़ा कि फूड के साथ आईआर रेडिएशंस की क्या इंट्रैक्शन होती है, जिसमें मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि आईआर रेडिएशंस की नॉन फूड में जो आइटम्स होती हैं उसमें क्या एप्लीकेशंस है, जैसे कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है ड्राइंग करने के लिए। बाद में हमने फूड एप्लीकेशंस पढ़ी, जैसे कि पास्चराइजेशन, बेकिंग, कुकिंग, ब्लांचिंग, रोस्टिंग, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करती हैं एंड पैथोजेंस को इनएक्टिवेट करती हैं। यहाँ पर ये हमारी लेक्चर है, जो वीडियो का लेक्चर है वो ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ये ख़त्म होता है। आपको इस टॉपिक में वेवलेंथ है जो अलग अलग मैंने आपको बताई थी कि इस पर्टिकुलर जो है हमारी रेडिएशंस है उनकी कितनी वेवलेंथ होती है, अल्ट्रावायलेट की कितनी है, आईआर रेडिएशंस की कितनी है, नियर इंफ्रारेड की कितनी है, ये आपको याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।